आज हमारे पास विशेष तो आइए सुरेश भाई, आज हमने विशेष सुरेश भाई का सबको लिए क्लास भी रखा था। सुरेश भाई हमको जो है अपना विशेष अनुभव, हाँ, जो दुनिया में कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के मुरल में एक पॉइंट था, मैं बाबा का बच्चा बना हूं क्यों। वो एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर मिलेंगे। रोज ये क्वेश्चन को हमने पूछते रहेंगे ना, उसमें बहुत सारे आंसर मिलेगी। बाबा का बच्चा क्यों बना हूं। सपोज बाबा का बच्चा नहीं बने, ये रावण का बच्चा हो तो हम क्या कर देते। उसके कितना बहुत कुछ डिफरेंस के आंसर मिल जाते हैं। तो ऐसे मैंने ज्ञान में आकर के 32 साल हुआ है। मधुबन में 27 साल से बाबा का सेवा में हूँ। मैं जिस दिन बाबा का बच्चा बना हूँ उस दिन से पुरुषार्थ करने के लिए शुरू किया। उसके पहले पुरुषार्थ का अर्थ मालूम नहीं था, पुरुषार्थ क्या होता है। अभी आप सभी भी ऐसे जिस दिन बाबा के बच्चे बने उस दिन से पुरुषार्थ करने के लिए शुरू किया। लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए आधार क्या है, किस आधार से हम पुरुषार्थ करेंगे। ज्ञान मिलते हमें निश्चय बुद्धि का आधार से। एक तो स्वयं के ऊपर निश्चय, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरा निश्चय बुद्धि है, आत्मा के पिता परमात्मा है, ये दोनों अविनाशी है। बाकी जो भी कुछ हमारे सामने दिखाई देगा सब कुछ विनाशी है। और ये जो ड्रामा है 5000 साल की, ये भी हूबहू कल्प पहले जो चलता था अभी भी चल रहा है। और दूसरा हमें जो मिला है, ये जो ब्राह्मण परिवार है, ये कल्प में एक बार मिलता है। ऐसा यही परिवार हम सतयुग में आधा कल्प साथ में रह करके राज्य करेंगे। ये 4 प्रकार का निश्चय बुद्धि हो तो हम पुरुषार्थ करने के लिए शुरू करेंगे। और पुरुषार्थ के लिए और 4 सब्जेक्ट भी मिल जाएगा ज्ञान में आते ही, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसके आधार से हमारा पूरा संगम युग का पुरुषार्थ चलते जाएगी। और बाबा ने अपने सुना होगा मुरली में जो निश्चय बुद्धि विजयंती का पॉइंट सुना होगा आप लोग ने। उसके बाद बहुत काल का अभ्यास अंत के समय में काम आएगी। बहुत काल का अभ्यास क्या चीज करने का है, ये देह से न्यारा रहने का अभ्यास करते रहने का, यही हमारा काम में आएगा अंत का समय में। और पॉइंट बाबा ने बताया, हिम्मत बच्चे मदद बाप। जो हम पुरुषार्थ में हिम्मत करेंगे तो मैं बाबा एक कदम के लिए 1000 कदम का हमें मदद बाबा देते हैं। और बाबा और कहते हैं पहाड़ जैसा समस्या को हम बाबा की याद से रुई बना सकते हैं और सुई को कांटा बना सकते हैं। बार में भी ये भी बाबा मोड़ने को बताते हैं। और बाबा कहते हैं मैं सुप्रीम सर्जन हूं। बाबा सर्जन का काम भी करेगा। ये सारा जो पॉइंट है वो मेरा अनुभव के बीच में है। तो अभी मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए मेरा मुख्य अनुभव को मैं जा रहा हूँ। अभी एक बार क्या हुआ, 2015 मार्च 3 तारीख अहमदाबाद से मैं मृत्युंजय भाई को मधुबन लेके आ रहे थे। तो अहमदाबाद से शांतिवन आने के लिए 3 घंटा चाहिए अपना गाड़ी पे, 200 किलोमीटर है। रात को 11:30 या 12 के बीच में हमारा जर्नी शुरू हुआ था। तो मतलब 9:30 बजे जर्नी शुरू हुआ था। हमने 1.5 घंटे जर्नी होने के बाद 11:30 12 के आसपास में हुआ था। हम आ रहे थे, भाई साहब मेरा कार का बाजू में बैठे थे। भाई साहब बैठते ही फुल नींद में आराम से सीट को पीछे करके आराम से सो गए थे। तो मैं बाबा के याद में गाड़ी चलाते आ रहा था, अलर्ट था, एक्टिव में था। अहमदाबाद लोटस हाउस में शाम को बाबा के याद करके निकले थे। और भाई साहब आराम से नींद कर रहे हैं, मैं गाड़ी चलाते आ रहा हूँ। तो आते आते 1.5 घंटे के बाद एक सर्कल आएगी। सर्कल के बाद हम आगे चलते रहे। हमारे पीछे से एक कार बहुत दूर से पीछे बहुत देर से आ रहे थे। तो मैंने सोच रहा था, मेरे को सामने उसका मिरर में हेडलाइट का रिफ्लेक्ट आ रहा था।
मैं सोच रहा था चलो इसको आगे जाने दो, बहुत देर से हमारे पीछे पीछे आ रहा है, इसको जाने दो बोल करके मैंने क्या किया, उसको साइड दिया, सिग्नल दे दिया। वो आगे निकला, निकलने के बाद फिर गाड़ी स्लो करके फिर कभी लेफ्ट में कभी राइट में ऐसे आ रहा था। मैं सोच रहा था चलो उसको आगे जाना नहीं होगा, चलो हम लोग थोड़ा तेज चलाएंगे। ऐसे मैं चलाते गया तो आगे और एक गांव आएगी, तो वहाँ एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था। वहाँ गाड़ी को मैंने एकदम धीमे किया तो गाड़ी स्लो हो गया। तो मैं समझता हूँ वही कार हो सकता है। अचानक मेरा ड्राइवर के बाजू बाजू में नजदीक नजदीक आ गया। मैं सोच रहा था ये कोई बाबा का बच्चा होगा, रास्ते को कहीं रात को कहीं रास्ता भूल गया होगा, चलो रास्ता पूछने के लिए आ रहा होगा सोच करके मैंने क्या किया, गाड़ी को साइड स्टॉप किया। स्टॉप करते वो गाड़ी वाला सामने स्टॉप किया। स्टॉप करते करते उसमें ड्राइवर, उसमें 4 लोग थे। वो ड्राइवर उतर के मेरे पास दौड़ के आ गया। आकर के बोलते हैं आपकी वजह से एक पीछे कार नीचे गड्ढे में गया, अब गाड़ी को क्यों नहीं रोका? मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा गाड़ी को कोई टच भी नहीं हुआ, हमारा गाड़ी से कैसे गाड़ी नीचे जाएगी? मैंने ऐसे उसको आस्ते आस्ते धीमी आवाज से बोला। उन्होंने क्या किया, आप ज्यादा बात नहीं करो, गाड़ी से बाहर आ जाओ बोल करके उसको जेब में पिस्तौल था, पिस्तौल निकाल के मेरा कान के पास ऐसे रखा। तो कमाल है, ये तो मैंने उसको मदद करने के लिए रोका, ये तो और कुछ बहाना बोल रहा है। तो मैंने अंदर से सोचा बाबा का पिस्तौल यहाँ रखते मुझे बाबा का याद आ गई, बाबा बाबा अंदर से मुख से निकला। मुझे अंदर पता था ये कुछ करने वाला नहीं, ये डरने वाला है। डर आ गया बस इतने ही। फिर भाई साहब तो सो गए थे, उनको मैं जगह ही नहीं था, भाई साहब आराम से सो गए थे। उसके बाद दूसरा उस गाड़ी से दूसरा व्यक्ति आ गया, आकर के बोलते आप ज्यादा बात नहीं करो, गाड़ी से बाहर उतरो। अभी वो मुझे गाड़ी से उतरने के लिए बोल रहा है। सपोज मैं गाड़ी से उतरूं, भाई साहब गाड़ी में बैठे हैं, आगे क्या होगा? पूरा हमको विजन दिखाई दे रहा है। तो मेरे को कुछ भी करो, लेकिन मेरे को रास्ते में छोड़ेंगे, वो लोग मेरे सीट में बैठेंगे, भाई साहब को लेके जाएंगे, बस यही तो फाइनल होने वाला ना। और क्या होगा? अभी मेरे को ऐसे खाली छोड़ेंगे और कुछ कर भी सकता है। तो मेरे को सारा यूजन सामने आ गया, मुझे भाई साहब को सेफ्टी देखना है। मुझे डिसाइड कर दिया अभी कुछ भी हो, मुझे गाड़ी से उतरना नहीं है, बाबा का गाड़ी है तो हमारा गाड़ी से उसको क्या लेन देना है। तो मैंने अंदर से दृढ़ संकल्प किया। उसके बाद तीसरे व्यक्ति आ गए, आकर के बोलते आप ज्यादा बात नहीं करो, गाड़ी बंद करो बोल करके उन्होंने क्या किया, मैं आधा ग्लास नीचे उतरा हुआ था, तो उन्होंने हाथ लगा के गाड़ी बंद करके चाबी अपना पास ले लिया। जब चाबी अपना पास लिए तो गाड़ी इंजन बंद हो गए। इंजन बंद हो गया तो भाई साहब का आंख नींद खुल गई। भाई साहब जैसे ऐसे सो गए थे तो ऐसे बैठ गया, तो बाजू में देखो 3 लोग मेरे बाजू में खड़े हैं। तो उन्होंने, भाई साहब ने ये सोचा शायद इन्होंने ओवरटेक किया होगा, वो लोग गुस्सा से झगड़ा करने के लिए आए होगा। ऐसे सोच करके भाई साहब ने क्या बोला, क्यों भैया क्यों झगड़ा कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो उस समय भाई साहब को वो लोग ने देखा। पहले एक्चुअली मैं समझता हूँ भाई साहब सो गए थे, वो लोग देखा नहीं होगा अंधेरे में रात को। तो उठने के बाद भाई साहब ऐसे पूछे ना, भाई साहब वो लोग देख लिया। वो लोगों ने क्या किया, गाड़ी के पीछे गए, पीछे जाकर के आपस में प्लानिंग करके उसी पिस्तौल से आसमान की ओर फायरिंग किया था। जब फायरिंग किया तो भाई साहब को पता चला, फायरिंग का आवाज सुनते ही अच्छा ये लोग चोर लोग हैं, ये तो लूटने के लिए आया, अच्छा हमें अपने सेफ्टी देखना है और किसी को मदद लेना है। सोच करके भाई साहब ने क्या किया, डोर ओपन करके रोड पे आ गए। 4 लेन हाईवे ही था वो। डोर बाहर सब बाहर आ गए। बाहर आते पीछे देखा तो एक ट्रक वाला आ गया। ट्रक वाला आया तो भाई साहब ने क्या किया, उसको आते लाए से रोको रोको बोल करके। तब तक ये लोग पीछे आपस में प्लानिंग कर रहे हैं 3 लोग। फिर भाई साहब को ट्रक वाला आकर के नजदीक रोका। रोकने के बाद भाई साहब ने बोला, तो वो लोग ने उतरा नहीं था कुछ, ऐसे मोड़ के देखा, देखो तो मैं तो ऑलरेडी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, भाई साहब तो रोड में थे। तो ये लोग पीछे 3 लोग थे। वो ट्रक वाला कन्फ्यूज हो गया, उनको समझ में आ गया ये क्या है। तो उन्होंने सोचा आरटी वाले होगा, हमको चेक करने के लिए रोक रहे होगा, सोच करके ट्रक वाला वहां से भाग गया। तो उसको कोई एक्शन नहीं था। उसके बाद और क्या करे, उसके बाद भाई साहब पीछे मुड़ के देखे जीप वाला आ गया, उसमें अकेले था। भाई उसको भी रोक दिया। भाई साहब ने रोका तो उन्होंने हमारा सामने 10 फीट दूर में हमारा सामने गाड़ी स्टॉप किया। स्टॉप करते भाई साहब क्या कि इधर से उधर जा करके उनकी तरफ मुंह करके और उन्हें जीप से उतर के नीचे रोड पे आ गया। मैं तो देख रहा हूँ ये लोग क्या बात कर रहे हैं। मुझे पता था गाड़ी से मुझे तो उतरना नहीं है, जो भी होगा ड्रामानुसार होगा। तो बाबा हमारा साथ है, बस ये मेरा अंदर बुद्धि में था, मन कन्फ्यूज नहीं था, मैं अलर्ट था। फिर बाद में भाई साहब उसको समाचार बता रहे थे। तो बाद में क्या हुआ, ये लोगों ने, उनको पता चल गया, ये लोग गाड़ी को रोक दिया, जीप वाले रोक दिया, हम लोग पकड़े जाएंगे बोल करके ये लोगों ने क्या किया, मेरे को फायरिंग करके भाग गया। जैसे फायरिंग इधर से हुई तो मेरे कान में जैसे पत्थर फेंका जैसे फीलिंग आ रहा था।
मैं सोच रहा था ऐसे हाथ लगा है तो हाथ में धीरे-धीरे थोड़ा गीलापन आ गया, तो लग रहा था तो खून थोड़ा-सा धीरे-धीरे आना शुरू हो गया। फिर भाई साहब को पता चल गया, उन्होंने फायरिंग करते आवाज़ सुनाई दिया ना, भाई साहब मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखो तो मैं हाथ पकड़ करके ऐसे बैठा हुआ था। तो भाई साहब को लगा कि उन्होंने फायरिंग कर दिया, अभी इंजर हो गए, अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो फिर बाद में दौड़ के आ गए भाई साहब, दौड़ के आए तो भाई साहब को पीछे डिक्की में बैग में टॉवल था, वो टॉवल निकाल करके मेरे पास देने के लिए आए थे। उस समय क्या हुआ, जब वो फायरिंग दिया हुआ ना, वो बुलेट अंदर से आकर के यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन मुझे वो उसका पता ही नहीं था एक्चुअली। मुंह में जैसे पानी भरा हुआ जैसा फीलिंग हो रहा था। मैंने सोचा मुंह में पानी क्यों, मैं फिर भाई साहब जब मेरे तो टॉवल देने के लिए हाथ समय मैंने भाई साहब को बोला, भाई साहब एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो 108 पे और पुलिस को फोन करो 100 नंबर पे। ऐसे बोलने के लिए जैसे मुंह ओपन किया, मैंने जो पानी समझा तो खून भरा हुआ था, वो पूरा पूरा स्प्रे हो गया। जैसे स्प्रे हो गया तो पूरा गाड़ी में, पूरा कपड़े में, जैसे नाक से और मुख से पूरा जैसे नलके में पानी निकल रहा है, ऐसे धीरे धीरे आ रहा है। सफेद कपड़ा सारा धीरे धीरे लाल होते गया। अभी करे क्या, तो फिर मैंने भाई साहब को जितना एनर्जी था मैंने बोल दिया। बोलने के बाद भाई साहब को फिर पता चला, क्योंकि भाई साहब का एक तो नींद को मूड में था, अभी रात को किसको फोन करो समझ में नहीं आ रहा भाई साहब को, इसलिए मेरे को तुरंत बाबा ने टच किया। एम्बुलेंस को कभी किया नहीं था फोन नंबर 108 को, और पुलिस को कभी फोन नहीं किया था। मैंने तुरंत मुख से निकला, मैंने भाई साहब को बोल दिया। फिर भाई साहब ने फोन किया। फोन करने के बाद मुझे क्या करना है, भाई साहब तो करना है फोन, अभी मुझे क्या करना है, तो खून तो निकल ही रहा है। मैंने सोचा चलो अभी ड्रामा अचानक पार्ट, अब घर जाना है। मैंने बाबा का पॉइंट मुझे याद आ गया, शायद खून तो निकले, मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुंह बंद करेंगे तो अंदर जाएगी, अंदर जाएंगे तो लंग्स भरेगा, लंग्स भरेंगे तो फिर श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे को टच कर रहा है बाबा का टचिंग, मैं मुंह खोल करते ऐसे कैसे बैठे रहा, तो धीरे धीरे खून निकलते निकलते सारा कपड़ा सारा गीला हो गया। मैंने क्या किया, तुरंत बॉडी से डिटैच होकर के वतन में बाबा के पास जाके बैठ गया। वहां जाकर के वतन में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर को देख करके, उसको ब्रकुट में शिव बाबा टिम टिम चमक रहा है, मैं उसको देख करके बाबा को गोद में, जैसे छोटा बच्चे जाके गोद में सोते हैं ना, ऐसे जाके इधर हाथ लगा, क्योंकि मुझे लगा ये खून कान के अंदर जा रहा है, तो इसको बंद करके रहा, नहीं तो कान बंद हो जाएगी। इसलिए बंद करने के लिए मैं हाथ को ऐसे पकड़ा रहा, एक हाथ ऐसे रहा। तो फिर मैंने बाबा का गोद में ऐसे जाके सो गया। सोते सोते मेरे अंदर से ज्यादा संकल्प चला ही नहीं था मैंने। फिर ड्रामा अचानक पार्ट, अब घर जाना है। हमने सोचा 84 जन्म में अलग अलग रूप में हम शरीर छोड़ के आया, अभी इस जन्म में इस रूप में हमें शरीर छोड़ना होगा, इसलिए मुझे अंतमति सोगति बाबा के आदमी में शरीर छोड़ना है, बस यही था। क्योंकि शरीर नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगे वो कोई गारंटी नहीं था, तो शरीर भी छूट सकता था। इसलिए मैंने तुरंत क्या किया, पहले से बाबा की गोद में जाके बैठ गया। बैठने के बाद फिर मैंने सोचा अभी तो मैं तो अभी बाबा के पास आ रहा हूँ, इसके पहले देखो कितना मधुबन निवासियाँ, दादियाँ, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहने सब शरीर छोड़ के बाबा के पास आए हैं। तो ये लोग अभी एडवांस में गए होंगे। अभी बाबा मुरली में कहते हैं एडवांस पार्टी को हम याद करेंगे तो वतन में हमें, सूक्ष्म वतन में हमका हमारे सामने आएंगे। मैंने ऐसे ही संकल्प किया था। अब ये दादियाँ देखो, 4 दादी की मर्ज किया, प्रकाशमणि दादी, मनोहर दादी, शांतमणि दादी, निर्मला शांत दादी को, क्योंकि मैंने मधुबन में 20 साल से हर दादी से हर साल राखी बांधते थे, टोली लेते थे, सौगात देते थे। तो ये सब 4 दादियों को मैंने इमर्ज किया। दादी को इमर्ज करते ही मेरे सामने जैसे चारों दादियां मेरे सामने लाइन में ऐसे वरदास में ऐसे आके खड़ा हो गया, सफेद ड्रेस में, जैसे फरिश्ता ड्रेस में। उसको देखते ही मेरे को अंदर से बहुत एनर्जी क्रिएट हो गया, चलो मेरा योग पक्का हो गया, मैं सचमुच बाबा के पास दादियों के सामने हूँ। अब नीचे जो भी होगा वो ड्रामा अनुसार जो भी होगा, मेरा शरीर नीचे है लेकिन मैं बाबा के पास में हूँ, इतना फुल कॉन्फिडेंस में मैं दादियों के सामने बैठा हूँ ऐसा। फिर मैंने प्रकाश मणि को दादी को देखते ही क्या किया, बाबा को गोद छोड़कर दादी के गोद में जाके ऐसे सो गया। क्योंकि दादी हमेशा मधुबन में कोई छुट्टी लेते जाते हैं ना, विदेश में कहीं जा रहे, तो दादी क्या थी, सामने बुला करके गोद में बिठा करके उनको ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह मुंह में खिला देते हैं। तो वही इमर्ज करके मैं भी दादी को गोद में बोल करके मैंने ऐसे दादी को गोद में आके सो गया। तो मेरे को उसको बहुत एनर्जी अंदर से क्रिएट हो गया। तो ये इसका कोई शुद्ध बुद्धि नहीं था, बाद में खून जा रहा है, अभी आगे क्या होगा, अभी हमको कौन देखेगा, ये सब कुछ सब बंद था। अभी कोई थॉट्स को टोटली बंद कर दिया, कोई थॉट्स नहीं, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, मैं दादियों के सामने बैठा हूँ, बस यही संकल्प था। और कोई भी नेगेटिव थॉट्स आने के लिए मैंने चांस नहीं दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, इतना सारा अनुभव करते हुए 20 मिनट हुआ। वो 20 मिनट होते मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में एम्बुलेंस का आवाज सुनाई दे रहा है, सायरन सुनाई दे रहा है, क्योंकि भाई साहब ने जब फोन किया ना तो 20 मिनट में एम्बुलेंस आ गया।
आते समय पुलिस भी पीछे-पीछे आ गया था, क्योंकि मैं बेहोश नहीं होता, कंप्लीट मैं कॉन्शियस में हूँ, लेकिन जैसे निद्रावस्था है, ऐसा ही। बाहर का सारा आवाज़ मेरे को सुनाई दे रहा है, ऐसा ही। उसके बाद फिर एम्बुलेंस आई तो मुझे लगा तो अभी तो वतन से मुझे नीचे उतर के बॉडी में तो एंट्री करना पड़ेगा, एंट्री करेंगे तो मैं हॉस्पिटल में जा सकता हूँ। तो ऐसे सोच कर के मैंने क्या किया, निमित्त मात्र आँख बंद करके नीचे आके बॉडी में एंट्री किया। तब तक देखो तो बाजू में एम्बुलेंस खड़ा है। तो मुझे अभी एम्बुलेंस में बैठने के लिए जब मैंने डोर ओपन किया, डोर ओपन करके जब एक पैर नीचे रखता हूँ, पूरा बॉडी ऐसे हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? वो 20 मिनट में कम से कम 2 ढाई लीटर के आसपास खून निकल गया मेरा। बॉडी में खून है ही नहीं, पूरा टोटली लॉस हो गया। तभी क्या पूरा कपड़ा गीला दिखाई दे रहा है, पूरा सफ़ेद लाल। तो उसके बाद फिर मेरे को हाथ पकड़ करके एम्बुलेंस में सुला दिया। सोने के बाद फिर मैंने भाई साहब कॉन्शियस था ना, मैं फुल कॉन्शियस में था और वतन का एनर्जी था मेरे पास। तो उसमें मैंने भाई साहब को बोला, "वैसे एक काम करो, अभी हम लोग हॉस्पिटल जाएँगे, तो वो लोग अभी कहीं छुपे होंगे, कहीं वो तो भाग गए तो नहीं, भागा नहीं होगा, कहीं छुपे होंगे, वो लोग देख रहे होगा, वापिस आकर के गाड़ी को ले जाएँगे। इसलिए गाड़ी की चाबी तो उनके हाथ में है, हमारे पास तो चाबी तो है नहीं। वो लोग आकर के फिर गाड़ी को ले जाएँगे, इसलिए पुलिस को बोलो गाड़ी के पास रुकने के लिए।" वैसे उस समय क्या हुआ, अहमदाबाद में सरला दीदी को फ़ोन करके नज़दीक वाले सेंटर को फ़ोन करने के लिए भाई साहब ने बोला। वहाँ से 2 भाई लोग टू व्हीलर लेके आए थे। तो वहाँ से एक बीके भाई और एक पुलिस को गाड़ी के पास रोके थे भाई साहब। उसके बाद 5 किलोमीटर दूर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ गए थे। वहाँ जाते ही मैं गाड़ी के अंदर सोया हूँ, तो भाई साहब उतर करके हॉस्पिटल जाकर के डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर लेकर के भाई साहब को भाई डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? तो डॉक्टर को दिखाई दे रहा है सारा खून, बाल में खून था, चेहरे में खून था, कपड़े में खून था। तो भाई साहब को पूछा, भाई साहब ने बोला ये तो किसी ने फायरिंग करके भोग है। भाई साहब ने डॉक्टर सोचा कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, चलो हम ट्रीटमेंट कराएँगे। तो फायरिंग का नाम सुनते ही डॉक्टर भी थोड़ा-सा न्यारा हो गया। क्योंकि पुलिस केस हो जाएगा, सारा उसका एविडेंस देना पड़ेगा। सोच करके डॉक्टर ने क्या बोला, अभी इसका स्कैनिंग वगैरह करना पड़ेगा, अभी इसका सुविधा हमारे पास नहीं है, आप लोग एक काम करो वापस मेहसाणा में जाओ। मेहसाणा माने वहाँ से 45 मिनट्स और पीछे जाना है, अहमदाबाद की तरफ जाना है। फिर ठीक है, पुलिस लोग पीएससी भी आ गए, सब डिसाइड कर दिया, चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करो यहाँ, चलो बैठो बोल करके वापस अहमदाबाद तरफ मेहसाणा के लिए चले गए। वहाँ पहुँचते-पहुँचते सुबह 2 बज गया। 2 बजे सीधा रोटरी हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस खड़े थे। फिर पीछे से पुलिस से पीछे पीएसआई आ गए। आकर के बोलते ये तो रोटरी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई आपका स्कैनिंग सुविधा वगैरह नहीं होगा, ये तो नॉर्मल हॉस्पिटल है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो, तो इमरजेंसी केस है, आप यहाँ से सीधा अहमदाबाद ले चलो। तो 11:30-12 बजे की हुआ है, 2 बजे तक मैं स्टेबल हूँ, लेकिन वतन में हूँ, बस यही था। बाकी निमित्त मात्र गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूँ और एम्बुलेंस जा रहा है, बस यही थी। उसके बाद फिर वहाँ से सीधा निकले अहमदाबाद को 1 घंटे और 1 घंटे जर्नी करना है, फिर अहमदाबाद के लिए। फिर वहाँ से 1 घंटा जर्नी करते-करते मैं दादी की गोद में सोया हूँ। जैसे गाड़ी एम्बुलेंस हिल रहा है, स्पीड ब्रेकर में वगैरह, मैं जैसे दादी की गोद में झूल रहा हूँ, ऐसे फीलिंग कर रहा था। उसके बाद 1 घंटे एग्ज़ैक्ट 3 बजे अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में पहुँच गया। पहुँचते ही मैंने को लगा, मैं बीच-बीच में चेक करता था, सचमुच मैं शरीर में हूँ या वतन में हूँ? तो शरीर छोड़ा तो नहीं है, ऐसे धीरे-धीरे मैं चेक कर रहा। मुझे पता चल रहा है नीचे का सारा शुद्ध पता चल रहा है, तो मैंने सबकॉन्शियस में काम चल रहा था। फिर मैंने एम्बुलेंस खड़ा होते ही भाई साहब ने वो 1 घंटे में मधुबन में, ज्ञानचरण में, सब सेंटर में सब बड़ों को सारा फ़ोन करके बता दिया था, ऐसे-ऐसे हुआ बोल करके। सब लोग योग करना चालू किया। फिर मधुबन में, पांडवन में, शांतिवन में सब क्लास में अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एग्जैक्ट 3 बजे वहाँ पहुँचते ही फिर एम्बुलेंस सामने खड़े थे, तो सेंटर में पहले भाई साहब फ़ोन करके बता दिया था हॉस्पिटल के नज़दीक वाले सेंटर में बहनों को, आप लोग जाकर के अपॉइंटमेंट ले लो, हम लोग ऐसे-ऐसे हुआ है, हम लोग आ रहा है, तो टाइम ना बच जाए टाइम। इसलिए 2 बहनें सेंटर में रात को 2 बजे उठ करके हॉस्पिटल में जाकर के अपॉइंटमेंट लेकर के, अपोलो हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लेकर के सामने स्ट्रेचर वगैरह रखे थे। जाते ही एम्बुलेंस तो रुक दिया, रुकने डोर ओपन किया, ओपन करके मैं आँख खोल के देखता हूँ, 2 बहनों को मैं देख रहा हूँ और नर्सेस लोग भी खड़े थे। तो मुझे अभी लगा अभी शरीर छोड़ना था, अभी तक शरीर छोड़ना था, 3 घंटे बीत गया, शरीर नहीं छोड़ा तो बाबा ने बच जाएगा, बचाएँगे। अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया। फिर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद तो कैसे भी बाबा बचाएगा और डॉक्टर भी बचाएँगे, सोच के अंदर से कॉन्फिडेंस है। मैंने क्या किया, वार्ड में एनर्जी नहीं था, वही वतन के एनर्जी से धीरे-धीरे ऐसे लुढ़कते-लुढ़क जा करके स्ट्रेचर में जाके सो गया। जाते समय वो और बहनें और नर्सेस वगैरह वंडर कर रहे थे, ये तो पूरा खून से भरा हुआ है, कैसे पैदल आ रहा है? तो
मेरे को वतन का एनर्जी था, उसमें मैं चल के जा रहा था। पर बाद में नर्सेस लोग दौड़ के आ गए, दौड़ के आके पूरा स्टैंड में के लिए लेके जा रहे थे। तो पीछे से पुलिस लोग हमारे से एंट्री लेने के लिए आ रहे थे। उसको चुप कर दिया नर्स लोग ने, प्लीज को ट्रीटमेंट होने दो, बाद में आप लोग इंक्वायरी करो। फिर बाद में मेरे को जो बोलने के लिए नहीं होता था, मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अंदर से जो खून है ना गले पे, वो कफ जैसे जम गया था पूरा। क्योंकि इसके लिए उसको निकलने के बाद मैं थोड़ा बोल सकता था, इसलिए मैंने नर्स लोगों को बोला उसको निकालो पहले, निकलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता हूँ, सांस लेने के लिए भी ईजी हो जाएगा। फिर बोला कि वैक्यूम डाल करके सारा निकाल दिया। निकलने के बाद सीधा स्कैनिंग के अंदर डाल दिया। डालने के बाद सीधा 4 बजे बाहर आ गए। बाहर आते ही डॉक्टर ने, जो सर्जन डॉक्टर है, वो सीधा 4 बजे सुबह अमृत वेले सामने खड़ा है। मेरे को वंडर लगा, तो सुबह कोई भी सर्जन 4 बजे कोई हॉस्पिटल में खड़ा रहता है क्या? आप सोचिएगा, क्योंकि सर्जन हमेशा 10 बजे ओटी में आएंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो मेरे को वंडर है कि कैसे, कहाँ से आ गया डॉक्टर इतना जल्दी। तो देखिए बाबा का कमाल है। तो बाबा बोलते ना मैं सुप्रीम सर्जन हूँ, देखो सर्जन कैसे हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा जैसे बहुत लंबा व्यक्ति था, डॉक्टर था, सर्जन था, सामने खड़ा है। फिर नर्सेस लोग निकल के उसका हाथ में दे दिया रिपोर्ट, देखिए डॉक्टर साहब। उन्हें देखा, देखने के बाद डॉक्टर बोलता है देखो आपका यहाँ गले में गोली फंसा हुआ है। तब तक मैं ऐसे जा रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन गर्दन में थोड़ा दर्द जैसा फीलिंग हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर बोला अभी इसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने से पहले हमको खून की जरूरत है, अभी खून आप लोग कहाँ से देंगे? फिर भाई साहब ने बोला अभी हम माउंट आबू से 2 भाइयों को बुलाया है, वो लोग आ रहे हैं, आने के बाद हम आपको डिसाइड करके बताएंगे। वो लोग सुबह 4 बजे आ गए थे, वो गाड़ी का दूसरा चाबी लेके आए थे। आते समय और टोटल 3 भाई लोग आए थे। तो बाद में आने के बाद उनको पूछा आपका ब्लड ग्रुप क्या है? वो दोनों बोला हमारा ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव था। अभी मेरा भी ओ पॉजिटिव था। चलो उनको सुला करके अभी उनसे ब्लड निकाल के मेरे को भी चढ़ाना शुरू किया। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ब्लड चढ़ाना निकलना सब पूरा हो गया। फिर 11 बजे ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जा रहे थे। तो तब तक कई भाई बहने सेंटर वाले सब आए थे उधर। उसके बाद सीधा ऑपरेशन थिएटर अंदर गया। जाने के बाद इतने पता मुझे, बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं। बाद में 2 घंटे का ऑपरेशन हुआ। फिर बाद में जब 1 बजे वापिस आ रहे थे, तो मैं स्ट्रेचर में सोते आ रहा था, तो मेरे को धीरे से जब मैं नींद करके उठ के आ रहा हूँ, ऐसे फीलिंग आ रहा था। मैं जैसे आंख खोल के देखता हूँ, ऑपरेशन थिएटर बाहर है, तो भाई साहब और कई भाई बहने सफेद वस्त्र धर लंबा ऐसे लाइन में खड़े थे। उनका चेहरा बहुत सूखा हुआ था, चेहरा छोटा था भाई साहब का, क्योंकि भाई साहब को विश्वास नहीं था बचेगा बोलकर, क्योंकि लाइव सारा खून ने भाई साहब देखा ना। भाई साहब ने क्या किया, हमारा लौकिक मैसूर में फोन करके लौकिक परिवार वालों को मैसेज दे दिया। हमारा बांजी तो वहाँ सेंटर में थे मैसूर में, उनको मैसेज दे करके वो लोग ने हमारे घर में फोन करके बता करके वहाँ से 4 भाई लोग वहाँ से निकले थे, इमरजेंसी टिकट बना करके। एक तो 2 भाई लोग थे, एक बहन का लड़का, एक भाई का लड़का, 4 लोग आए थे। तो वो लोग इसलिए आ रहे थे, शायद अंतिम संस्कार करने के विचार से आए थे वो लोग, क्योंकि उनको मैसेज पता चल गया ना ऐसे इमरजेंसी केस है। तो वो लोग कंफ्यूज में था। वो गांव वाले बोल के भेजे, बोल रहे आप लोग माउंट आबू जा रहे थे, काम करो बॉडी को ये गांव में लेके आओ, हम सब मिलकर के अंतिम संस्कार करेंगे। ये भाई लोग कंफ्यूज में आ रहे थे। अभी माउंट आबू जा करके भाई सब तो 20 साल हो गया, अब तो आश्रम वाले थोड़ी हमको बॉडी ऐसे दे सकते हैं। तो इसलिए अभी क्या करे ऐसे सोच कर क्या। उसमें एक भाई अभी हमारे साथ बेटा आए हुए हैं, भाई का बेटा। तो ऐसे मुझे बाद में इन्होंने बताया था, ऐसे हम सोच के आ रहे थे बोल करके। बाद में वो लोग भी 5 तारीख आया। उसके बाद जैसे ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को जैसे धीरे कॉन्शियस से आ रहा था, मुझे लगा आप ये तो बोलो टेंशन में है भाई साहब ये वगैरह, अब इसको मैं कुछ कर दो। सोच करके मैंने क्या किया, हाथ ऐसे लाया स्टेशन में सोते सोते। अच्छा, उनको चेहरे में मुस्कुराहट आ गया, चला अभी बच गया। अभी तो काफी टाइम हो गया ना, रात को 2 बजे से हुआ था, मतलब या सुबह 1 बजे तक। तो ठीक है, अभी अच्छा हो गया, अभी कुछ न होने वाला है, अभी तो सेफ है। सोच करके भाई साहब को अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया। उसी दिन 4 तारीख क्या हुआ, ज्ञान सर में जानकी दादी का बर्थडे था, उसको भी भाई साहब को वहाँ पहुंचना था। अभी एक तो मेरा इमरजेंसी हो गया था, तो इसलिए भाई साहब वहाँ रुके थे, क्या होगा देखेंगे बोल करके। फिर भाई साहब का कॉन्फिडेंस आ गया, अभी चलो ऑपरेशन सक्सेस हो गया, अभी मैं माउंट आबू जा सकता हूँ बोल करके। रात को ज्ञान सर में बर्थडे में भाई साहब स्टेज में बैठे थे, वहाँ सब पूछ रहे थे अरे सुरेश भाई कैसे बता, आप यहाँ कैसे?
भाई साहब ने बोला वो तो ठीक हो गया, अभी ऑपरेशन हो गया, सब सक्सेस हो गया, अभी वो रेस्ट पे है। ऐसे बोल करके भाई साहब ने वहाँ मैसेज दे दिया था। उसके बाद फिर शाम को डॉक्टर पूरा टीम को लेके आए थे ऑपरेशन थिएटर पे, उसमें आईसीयू में आकर के डॉक्टर बोलते हैं अभी आपको यहाँ भी प्यास्चर है, यहाँ भी प्यास्चर है, यहाँ से हमने स्टिच गोली निकाल के स्टिच निकाल के करके रखा, यहाँ हड्डी टूटा हुआ था, ये जो ब्रेन का और ये गले का वो बीच में घुस गए थे, तो उसको हमने स्टिच करके रखा है, इसलिए आपको बात भी नहीं करना और भोजन भी नहीं करना है, तो आपको केवल लिक्विड पे रहना है। ऐसे बोल करके उन्होंने मुंह बंद कर दिया मेरा, टोटल क्लिप लड़ के बंद कर दिया। उसके बाद मैं बोल नहीं सकता, टोटल बंद हो गया। फिर मुझे पता तो होना चाहिए ना कब तक मैं जूस में रहना है, तो मैंने इशारे से पूछा ये कब तक ऐसे रहना है, कब तक जूस पीना है, मैंने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 महीना है। हाँ अच्छा, 1.5 महीना मेरे को मुंह बंद करके रहना है, मौन में रहना है। ऑलरेडी बाबा तो मौन में रहने के लिए सिखा दिया, और भोजन करने के लिए तो मैंने सोचा, पहले से मेरे के अंदर संकल्प था, चलो अभी नेचर क्यूर एक बार करने के लिए जाना है सोच करके, उसके पहले था। तो फिर मेरा नेचर क्यूर अभी हॉस्पिटल में हो जाएगा, वहाँ भी जूस देते हैं, चलो यहाँ भी जूस दे रहा है, चलो मेरा नेचर क्यूर हॉस्पिटल में हो जाएगा, ऐसे संकल्प करके वो भी माइंड सेट कर दिया, चलो ठीक है। उसके बाद नर्सेस लोग मेरे को दूध और जूस वगैरह लेके आते थे पीने के लिए। उसके साथ क्या होते थे, 4-5 टैबलेट साथ में लेके आते थे। मैंने पूछा ये तो जूस चलो हम पियेंगे, लेकिन टैबलेट कैसे खाएंगे या पियेंगे? तो नर्सेस लोग बोला इसको कूट करके पाउडर करके क्रश करके आपको हम जूस में डाल के देंगे, उसको आपको पीना है, लेकिन आपका सिर्फ दांत बंद रहेगा, ओट ओपन रहेगा, आप स्ट्रॉ में या कटोरी में आप पी सकता है। चलो ठीक है पियेंगे, लेकिन आपको पता है टैबलेट का टेस्ट कैसा होता है, अजीब सा स्मेल, अजीब सा टेस्ट उसका, तो आपको ऐसे मुंह में डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, तो पियेंगे तो आपको उल्टी आएगी। तो अभी मेरा मुंह दांत तो बंद है, अभी मुंह खोल नहीं सकता था, लेकिन जाना तो मेरे को स्ट्रॉ में पीना है, ना तो कटोरे में पीना है, कैसे पीना है मेरे को? तो मेरे को तो तीनों टाइम पीना है, सुबह पीना है, दोपहर में पीना है, शाम को पीना है। तो मैंने डिसाइड कर दिया, चल अभी वतन में जाके आके मेरे को प्रैक्टिस तो हो गया। अभी मैंने क्या किया, हाथ में जूस का बॉटल लेकर के, ग्लास लेकर के, सीधा बॉडी से डिटैच होकर के वतन में बाबा के सामने बैठ करके, बाबा मुझे सुबह पिला रहा है। सुबह कैसे होता है टेस्ट, आम का जूस है ना, जुबरस माना बाबा का भाषा से, उतना मीठा होता है, अच्छा होता है। तो उस संकल्प से मैं उसको आराम से मैं पी रहा था, पीकर फिर वापस बॉडी में एंट्री करता था। ऐसे तीनों टाइम मुझे करना पड़ता था, इसलिए मेरे को बहुत प्रैक्टिस हो गया, आना जाना बहुत ईजी हो गया। अब मैं आराम से पी सकता था, बाद में पीने के बाद उसका कोई टेस्ट कुछ पता नहीं चलता था। मुझे पुरुषार्थ करना है मुंह से गले से नीचे उतरने तक, उसके बाद वो अपना काम करेगा। तो अंदर से मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया था, तो इजी हो गया। बाद में 4 दिन आईसीयू में था, उसके बाद धीरे धीरे हीलिंग होते गया। उसके बाद फिर वार्ड में आ गया, वार्ड में आने के बाद सेंटर से जूस और अलग प्रकार का फ्रूट्स जूस वगैरह लेके आते थे, उसको मैं आराम से पी रहे थे। तो उसके बाद 8 दिन तक केवल हॉस्पिटल में था। फिर 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 12 तारीख को डिस्चार्ज करने के लिए डिसाइड किया डॉक्टर ने। फिर डिस्चार्ज करके फिर मेरे को पूरा ऊपर से पूरा बैंडेज था, फिर डिस्चार्ज करने के समय यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, 2 जगह में थोड़ा सा प्लास्टर करके वो लोगों ने भेज दिया। उसके बाद मधुबन से एम्बुलेंस आए थे, उसमें बैठ करके सीधा ट्रॉमा में रेस्ट के लिए रुके थे। उसके बाद 12 तारीख डिस्चार्ज हुआ, 15 तारीख बाप दादा डायमंड हॉल में आने वाले थे, मार्च 2015। मैं हॉस्पिटल में हूँ रेस्ट के लिए, 15 तारीख बाबा आने वाले, मेरे को अंदर संकल्प आया, तो बाबा तो डायमंड हॉल में आ रहे, तो मैं हॉस्पिटल में क्यों बैठूं, तो बाबा से मिलने के लिए तो जाना है ना, बाबा ने तो मेरे को बचाया है, देखते बाबा क्या बोलेंगे। फिर अंदर से मैंने भाई साहब साथ में वालों को बोला मुझे मधुबन ले, शांतिवन ले चलो, बाबा से मिलना है। फिर मेरे को ले जा करके मैं चल नहीं सकता था, बॉडी में इतना एनर्जी नहीं था। फिर बाद में मेरे को व्हील चेयर में बिठा करके डायमंडल स्टेज के पीछे लेके गए। उसके पीछे उस समय नीरव भाई साहब भी उसका ट्रीटमेंट करके और भी भाई साहब से मिलने के लिए, बाबा से मिलने के लिए आ रहे थे। तो भाई साहब आगे थे, मैं उनके पीछे पीछे था। पूरा डायमंडल भरा हुआ था, 20,000 लोग थे। तो उस समय मुझे भाई साहब का पूरा टर्न हो गया, अभी मेरा टर्न आ गया बाबा के सामने जाने का। फिर मैंने बाबा के सामने गया, बाबा ऐसी दृष्टि दिया, दृष्टि दे करके बाबा बोलते हैं ऐसे वरदास्त में बच गए ना, बच गए ना, ऐसा बाबा मेरे को पूछते हैं। तो बाबा को कैसे पता चला ये सारा कहानी,
क्योंकि मैं रोड में सारा वो आना जाना करता था ना, वतन में बाबा के सामने बैठ गया, दादी मेरे सामने आ गए, ये सारा बाबा को तो पता था। तो इसलिए बाबा मेरे को साकार में बाप दादा आते ही मेरे को सामने देखते ही ऐसे पूछते हैं मेरे को, आप बच गए ना, ऐसा बोल करके मुस्कुराया। फिर बाद में हाथ में टोली दिया, टोली लिया। फिर मैं तो बोल नहीं सकता था, मुंह बंद था, मैंने ऐसा सिर हिलाया। उसके बाद टोली लेकर के फिर मैंने वापस ट्रॉमा में जाके रेस्ट करना शुरू किया। उसके बाद बीच में 4 बार अहमदाबाद जाना हुआ चेकअप करने के लिए। उसके बाद चौथा बार डॉक्टर बोलता है अभी आपको ये जो मुंह है ना 1.5 महीना बंद रहेगा, तो आप चाहते हुए भी बाद में खोल नहीं सकते हैं, टोटल जाम हो जाएगा। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के लिए आपको हम सिखाएंगे। अब आते समय क्या करना, आइसक्रीम तो चम्मच आता है ना बेम्बो वाला, उसको लेके आओ, 8-10 लेके आओ। उसको हम रबर में डाल करके मुंह में जितना हो सके उतना डाल दो, 1 या 2 3 कितना भी डालो। उसके बाद बीच बीच में ऐड करता हो एक एक, तो धीरे 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 खुलेगा। उसके लिए वो तो 1-2 दिन का काम नहीं है। मेरे को पूरा खोलने के लिए डॉक्टर बोलते हैं ऐसे 3 अंगुली मुंह में डालना है, तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। तो 3 अंगुली डालने के लिए मेरे को 20 दिन लगा। तो डेली मैं सुबह छत के ऊपर जा करके प्रैक्टिस करता था। मैं वापिस फिर मधुबन नहीं आया था, चेकअप करने के जाने के बाद वहाँ सेंटर में रोका था लोटस हाउस में, क्योंकि डॉक्टर के पास घड़ी घड़ी आना जाना होना पड़ता था। उसके बाद अप्रैल 20 तारीख को मेरा मुंह डालना ओपन होना शुरू हो गया, फिर मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर अप्रैल 10 तारीख बाप दादा बॉम्बे, गुलजार दादी बॉम्बे में थे। फिर बाबा वहाँ आए थे सेंटर पे, सिर्फ 5 मिनट के लिए बाबा आए थे। उस दिन लोटस में पनीर सब्जी वो खिचड़ी वगैरह बनाया था। मैंने थोड़ा सा हल्का सा उस दिन भोग लगाया मुंह में चम्मच में लेकर के। वो क्या मीठा जूस पीते पीते क्या हुआ, सारा जीभ सारा मीठा हो गई थी। तो मेरे को कब तीखा खाना है ऐसे अंदर से संकल्प चल रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा खिचड़ी थोड़ा सा निकाल करके तो मैं चम्मच में अंदर से रखा। ऐसा लगता बहुत दिन के बाद मैं ब्रह्म भोजन खाया इसलिए मेरे को अनुभव हो रहा था उसके बाद फिर बाद में वापस मैंने आ गया। आने के बाद मधुबन सीधा पांडवन पहुंच गया। पांडव में मेरा रूम था, वहीं मैं रेस्ट करने के लिए शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं 1.5 महीने से मधुबन गए नहीं। बाबा को में चलो एक बार बाबा से मिल के आता हूँ, अभी हॉस्पिटल से आया है बोल करके मैंने क्या किया, थोड़ा सा धीरे धीरे चल सकता था रूम से। पांडवन जा रहा था, जाते समय रास्ते में कई भाई लोग मिल रहे थे मधुबन निवासी। बोल रहे अरे भाई कैसे हुआ, अरे भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं तो पूरे 1 घंटा की हिस्ट्री में उसको रास्ते में कैसे बताऊं। मैंने बोला अभी पूरा 1 घंटा की हिस्ट्री है, अब मेरे को पूरा बोलने के लिए एनर्जी नहीं आया। अभी जिसको सुनना है आप एक दिन मेरा अनुभव रखो, मैं सबको एक ही बार सुनाता हूँ, वैसे बोल दिया। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री हॉल में पांडवन में अप्रैल 20 तारीख मेरा अनुभव लिखा था बोर्ड पे। मैंने अनुभव सुनाया, ऐसे पानी पीते पीते के थोड़ा बोलते मेरा मुंह में ड्रेनेस आ जाता था, पूरा नॉन स्टॉप नहीं बोल सकता था उस समय। तो उसके बाद फिर मैंने पानी पीते पीते सारा 1 घंटा की हिस्ट्री बताया। उसके बाद फिर आंगन में शीलू बहन जी और शशि बहन जी आंगन में बैठ कर सुन रहे थे, और कई मधुबन निवासी वगैरह बैठे थे, वो लोगों ने सुना था। उसके बाद मैंने बाहर आया, बाहर आते ही बोल रहे अरे भाई आपको तो सचमुच वंडरफुल, आपको तो पुनर्जन्म ही हो गया, तो आपको अभी बर्थडे मनाना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने बोला। तो हम भले मनाइए, मैंने बोला ठीक है अभी बट्टी चल रहा है, 2 दिन के बाद बट्टी वाले जाएंगे, उसके बाद आपका हम फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे। फिर अप्रैल 26 तारीख ऊपर के डेनी गाला में बर्थडे का सेलिब्रेशन मनाया था। सब बोर्ड में निवासी सब निवासी लोग आए थे, पूरा बड़ा केक बनाए थे और सब ब्रह्म भोजन वेराइटी प्रकार का बनाए थे। उसी दिन मैंने थाली में डाल करके खाया, जिस दिन बर्थडे था उसी दिन। तो उसके बाद फिर मैंने वापस रूम में रेस्ट करने गया। फिर बाद मुझे टोटली अकेले चलने के लिए पूरा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मुझे 20 दिन व्हीट ग्रास का जूस पीना पड़ा। व्हीट ग्रास का जूस जो ज्ञान सर के पास में एक विदेशी बहन है, गेहूं का जूस बना, हरा ग्रास का जूस बना के देती थी। मधुबन वाले कई लोग जाके पीते थे, मैं उनके साथ जा करके 20 दिन पिया। उसके बाद धीरे धीरे अंदर से एनर्जी क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर मेरे को लौकिक वाले इंतजार कर रहे थे, आप पूर्व होने के बाद हमारे पास आ जाओ, आपको देखना है, क्योंकि उनके पास सिर्फ मैसेज पहुंच गया था। बाद में भाई लोगों को पता चल गया अभी स्टेबल है, अभी शरीर छोड़ा नहीं है, अभी वहाँ मैसेज दे दिया। तो अभी उनको तो प्रूफ क्या है, शरीर नहीं छोड़ा बोल करके। अभी उनको मुझे प्रत्यक्ष रूप में वहाँ जाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे वहाँ बुलाया था। फिर वहाँ जाते समय कई सेंटर में सब बहनों को पता चल गया था, कई लोगों ने मुझे बुलाया था अनुभव सुनाने के लिए। उसके बाद कई कम से कम 15-20 सेंटर में अनुभव सुनाते सुनाते फिर मैं घर गया था। उसके बाद घर में जाने के बाद मेरे को ऊपर से नीचे देख रहा है, क्योंकि ये 2-3 महीने में आपका उसका नाम निशाना नहीं है। बाबा जैसे बाबा जादू करते हैं ना, जैसे देखिए यहाँ से अंदर से आकर के यहाँ फंस गया,
दांत में टच नहीं हुआ, जीभ में टच नहीं हुआ, मुझे भी पता नहीं चला यहाँ आके कैसे बैठ गया बुलेट। तो यहाँ गोली लगे तो मुंह के अंदर से आया होगा ना, नहीं तो कहाँ से आएगा। लेकिन रामवान से देखिए वो गोली सीधा जाना था, बाबा ने क्या कर दिया, उसको नीचे कर दिया, नीचे करके यहाँ फंसा दिया। मुझे उसका शुद्ध कुछ पता नहीं था, ये कुछ डैमेज नहीं हुआ, एकदम जैसे ही वैसे ही था। उसके बाद वो 3 महीने के बाद आपका निशान अभी भी देखे ना, कुछ पता नहीं चलेगा, स्टिच भी पता नहीं चलेगा, यहाँ बुलेट निकला वो भी पता नहीं चलेगा, एकदम नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने 2007 कभी विदेश में भाई बहनों को सबको पता चल गया। मैंने बाद में ज्ञानामृत में भी उसका अनुभव लिखा था, या उसको ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में वर्ल्ड रिन्यूअल में भी दे दिया, प्यूरिटी में भी दे दिया था। बाद में उसको सब विदेश लोग पढ़ा था, मुझे कई लोग विदेश लोग जानते थे, तो वो लोगों को मैसेज भी आता था, हम लोग मधुबन आएंगे तो आपसे मिलना है। फिर बाद में दुबई से निमंत्रण आया, आप आकर के मुझे हमको अनुभव सुनाओ। फिर मैं दुबई में गया था 2017 में। उसके बाद फिर ऑफिस आ गया, फिर 2018 में मलेशिया और सिंगापुर में जाकर के अनुभव सुनाने के लिए निमंत्रण दिया था। फिर हमारा ऑफिस के स्टाफ थे 4 लोग, वहाँ भी जाकर अनुभव सुना के आया। तो बाबा का वंडरफुल देखिए, जादू बाबा कैसे करता है आप सोचिएगा। हाँ, जादूगर से जादू बाबा। देखिए मुझे 1 मिनट में बेहोश नहीं हुआ, सारा हिस्ट्री मुझे पता है, लेकिन जैसे नींद क्या हो सकता है। तो देखो बाबा कैसे जादू करते हैं, इसलिए बाबा बोलते निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ये सुनी सबने वंडरफुल कहानी। गोली लगने के बाद कौन जिंदा रहता है, ये है बाबा की कमाल। बहुत से भाई बहन आपको ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, तो मुझे सुरेश भाई का ये अनुभव मालूम था, मैंने सोचा एक बार भाई बहनों को भी सुनना चाहिए। लगता है ना कहानी जैसा, है ना। तो अब तो सुरेश भाई आप 100 साल जिएंगे। अभी कितनी उम्र है? अभी तो 54 है। 7 साल पहले हुआ, आप देखो 50 से भी कम में। तो भाई अब आप तो 100 साल रह के बाबा की सेवा करेंगे। कैसे कैसे देखो हमारे बाबा के बच्चे, कितना बाबा माना गोली लग गई फिर भी वो बाबा से बातें, जो आज बाबा ने कहा ना अपने से बातें करो, उसको लग रहा मैं तो बाबा के पास हूँ, दादी के पास हूँ। बच गया श्वासोश्वास बाबा। चलो अब मैं आपके 3 मिनट और लूंगी। आइए हमारे ज्ञान सरोवर के भाई भी आ जाए हैं, आओ जो भी आए हैं, बैठे हैं ज्ञान सरोवर वाले, आओ। और बहनें भी ज्ञान सरोवर वाले बाबा के बच्चे होली हंसों का बाबा के घर में बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाओ, इधर आ जाओ, आइए, वेलकम। तीनों भाइयों का त्रिमूर्ति भाई आए हैं और बाबा के घर में। आप लोग तो जयपुर पहली बार आए होंगे, तो बाबा के घर में गुलाबी नगरी में आपका बहुत 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 अभिनंदन। आप हमारे तीनों भाई आज और कल 2 दिन यहाँ रहेंगे, तो आप सबका परिचय तो हम कल कराएंगे, आज समय हो गया है। लेकिन आप बाबा के घर में आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भले बजाओ ताली। अब हम सब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और फिर क्लास पूरा करेंगे।
भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान